चलिए, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? न्यूमेरिकल्स। आज कुछ पढ़ना था? तो क्वेश्चन है तुम्हारे, क्या क्या क्वेश्चन हैं भाई? हाँ, मोबाइल में देख नहीं पाएंगे यार, देखने के लायक नहीं है। हाँ बोलो। फोकल लेंथ कितना है? 16। 1.5। ठीक। हम्म। यू फाइंड करना है। हम्म। अच्छा, 6 ऐसे दिया हुआ क्या? चलो देखो। देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। तो m की वैल्यू -1.5 इज इक्वल्स टू -v/u। v से भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू आएगा 1.5u। v इज इक्वल्स टू 1.5u। सही है। अब वैल्यू पुट करो, मिरर फॉर्मूला, क्योंकि मिरर दिया हुआ है, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मतलब 1/16, क्योंकि कॉनकेव है इसलिए -16 रखना पड़ेगा, कॉनकेव मिरर है। 1/v माइनस 1/, माइनस मत करो यहाँ पे, प्लस ही रहने दो, u माइनस 1/16 इज इक्वल्स टू 1/1.5u और प्लस 1/u। ये समझ में आ रहा है? अब तो कैलकुलेट कर सकते हो मेरे ख्याल से। माइनस, हाँ तो ठीक है, बिटवीन में आने दो ना। 1.5u यहाँ पर आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1.5 हो जाएगा। -1/16 इज इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 1.5u। समझ में आ रहा है? ये चीज कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? -1/16 इज इक्वल्स टू 25/15 लिख दो इसको, u लिख दो। तो 15u इज इक्वल्स टू 25 इंटू 16 हो जाएगा। u इज इक्वल्स टू 25 इंटू 16 अपॉन 15। 5 से कैंसिल करो, 5 एंड 3, तो 80/3 आ जाएगा। 80/3 का मतलब क्या होता है? 26 पॉइंट समथिंग, 66 है ना। ऑप्शन में क्या क्या है बताओ, अब ऑप्शन बताओ। 6 एंड 16। हाँ, बस यही लगा दो, ये आ रहा है ना 26 पॉइंट, तो 16 से 32 के बीच में जो रेंज आ रहा है उसी रेंज में है ये, है ना। हाँ, यही आंसर होगा अभी। और कोई क्वेश्चन किसी को? रफ कर दें इसको, कैलकुलेशन तो करना नहीं होगा। और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? ना पूछना हो तो फिर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूं, नया चैप्टर स्टार्ट करूं। न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने लाइट पढ़ लिया, लाइट अभी लाइट ही पढ़ेंगे, कंप्लीट कर लेते हैं पहले लाइट, फिर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बाद में पढ़ लेंगे। लाइट अगला चैप्टर लाइट ही है, लाइट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। नेक्स्ट चैप्टर इज ह्यूमन आई एंड, नोट्स दे दिया है बेटा।
कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो देखो इसमें से काफी कुछ चीजें आपकी कोर्स से हटा दी गई हैं, बहुत सारी चीजें आपकी कोर्स से गायब कर दी गई, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस आया तो उसमें आपको ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना ही नहीं है कुछ। मतलब चैप्टर का नाम था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें से ह्यूमन आई को गायब कर दिया, सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड बचा करके रखा हुआ। कलरफुल वर्ल्ड आपको पढ़ना है, ह्यूमन आई अब आपको नहीं पढ़ना है। शायद आप लोगों ने रिड्यूस सिलेबस देखा भी होगा, उसमें से ह्यूमन आई से रिलेटेड जो डिफेक्ट थे उसको भी हटा दिया गया। ह्यूमन आई के बारे में क्या था, बहुत सारी चीजें ह्यूमन आई के बारे में थी, ह्यूमन आई से डिफेक्ट जो थे वो भी हटा दिया गया, और ह्यूमन आई के डिफेक्ट से जो करेक्शन करते थे, कैसे इसको ठीक करेंगे, वो भी सारी चीजें हटा दी गई। तो सिर्फ और सिर्फ आपके चैप्टर में, आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में क्या बचा है, कलरफुल वर्ल्ड बचा हुआ है। तो वो अब हम पढ़ेंगे, कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। ह्यूमन आई अब आपको नहीं पढ़ना। ह्यूमन आई पहले 10th में भी था, 12th में भी था, तो अब सिर्फ 12th में रखा है, 10th से हटा दिया गया इस साल। उसके बाद कलरफुल वर्ल्ड 12th में भी था और 10th में भी था, तो 10th में कलरफुल वर्ल्ड रखा और 12th से कलरफुल वर्ल्ड हटा दिया गया, ह्यूमन आई को रखा है। तो कुछ चेंजेस छोटे मोटे किए गए हैं। फिलहाल आप कलरफुल वर्ल्ड यहाँ पढ़ लीजिए, जब 12th में पढ़ने आएंगे हो सकता है फिर से सब कुछ सही हो जाए, तब तक आपको फिर से दोबारा से ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड फिर से पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें हम लोग ह्यूमन आई से रिलेटेड, ह्यूमन आई के जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। कलरफुल वर्ल्ड के बारे में ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे नेचर में, बहुत सारे फिनोमिना ऐसे होते हैं जो लाइट से रिलेटेड होते हैं। लाइट से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिना हैं, उन्हीं फिनोमिना को पढ़ना है, उसी को हम कहते हैं कलरफुल वर्ल्ड। क्योंकि बहुत सारी चीजें नेचर में होती हैं और वो फिजिक्स की, लाइट की घटनाएं हैं, वो सारी चीजें हमें पढ़ना है। जैसे हमें पढ़ना, सबसे पहले ये पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। किसी प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये हमें फर्स्ट टॉपिक इस कलरफुल वर्ल्ड से रिलेटेड में फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है। तो टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, यानी कांच का बना हुआ प्रिज्म, उससे लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होगा, ये अब हम पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, दिख रहा है? क्या? हाँ, इसमें पढ़ाएंगे, इसी में पढ़ाएंगे। पहले प्रिज्म पढ़ने के बाद पढ़ाएंगे, पहले प्रिज्म का पढ़ा लें क्योंकि प्रिज्म से ही रिलेटेड है वो। तो भाई प्रिज्म अब हम पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म क्या होता है बता सकता है कोई? व्हाट इज प्रिज्म? थ्री सरफेस होता है ट्रायंगुलर शेप में। हाँ देखो, डिफरेंस होता है पिरामिड में और प्रिज्म में। आप लोग के माइंड में ये चलता है कि जो प्रिज्म और पिरामिड है, आप लोग पिरामिड को प्रिज्म माइंड में ला करके चलते हो, ये प्रिज्म है। जैसे आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, बिल्कुल सही चीज है, सही डेफिनेशन बताया एहतिसाम ने, मेरे ख्याल से एहतिसाम ने ही बताया ना। चलो ठीक, सही था। अब प्रिज्म का मतलब क्या है? प्रिज्म ये है एक ग्लास से बना हुआ एक ऐसा होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखो ऐसा है कि एक ट्रायंगल रखा हुआ है, मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है। हमने क्या किया, इस ट्रायंगल पर एक रेक्टेंगल खड़ा कर दिया, इस ट्रायंगल पर एक रेक्टेंगल खड़ा कर दिया। ये ट्रायंगल की साइड है ना, इस साइड पर हमने एक रेक्टेंगल बना दिया ऐसे। ये एक रेक्टेंगल है, इस साइड पर है, ये वाली साइड पर रेक्टेंगल है। फिर इस साइड पर भी एक रेक्टेंगल बना दो, इस साइड पर भी एक रेक्टेंगल बना दिया।
दोनों साइड पर एक रेक्टेंगल बना दिया। अब फ्रंट साइड पर भी एक रेक्टेंगल बना दो, तो कुछ ऐसा शेप निकलेगा आपको, कुछ ऐसा शेप मिलने वाला है, ऐसा शेप कुछ आपको मिलने वाला है। दिख रहा है कुछ? ये ट्रायंगल के तीनों साइड पर हमने क्या बना दिया? रेक्टेंगल बना दिया, तो ऊपर भी क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा। और अगर यही ट्रायंगल लिखा हो, ये ट्रायंगल बना हो, इस ट्रायंगल पर हम इस पे भी एक ट्रायंगल बना दें, इस ट्रायंगल के ऊपर हम एक ट्रायंगल बना दें, इस पर एक ट्रायंगल बना दें और इस पर एक ट्रायंगल बना दें, तीनों को एक ट्रायंगल पे बना दें, तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको, ऐसा कुछ शेप मिलेगा। दिख रहा होगा शायद, कुछ ऐसा शेप मिलेगा। इसको पिरामिड कहते हैं। ये पिरामिड है, ये ट्रायंगल है बेस, इस ट्रायंगल के ऊपर ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के ऊपर ये ट्रायंगल है और इसके ऊपर ये ट्रायंगल है। तो जब ट्रायंगल लगा देते हैं तो सिंगल पॉइंट पर जाके मिलते हैं, सब एक सिंगल पॉइंट पर मिलते हैं, इसको पिरामिड कहते हैं। और ट्रायंगल के बेस पर रेक्टेंगल खाली कर दो, लास्ट में ऊपर मिल जाए रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल ही मिल जाए, तो फिर उसको कहते हैं प्रिज्म। ये प्रिज्म है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि हमें करना क्या है। प्रिज्म, मान लीजिए बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं और हम सिंगल एक लाइट रे को कंसीडर कर रहे हैं, एक लाइट रे को कंसीडर कर रहे हैं। एक लाइट रे है जो इंफिनिटी से आकर के प्रिज्म के इस पॉइंट पर टकराती है, इस पॉइंट P पर टकराती है। कौन सा पॉइंट है ये? पॉइंट P है। पॉइंट P पर आकर के टकराती है, इस पॉइंट पर। तो हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को एक प्लेन सरफेस से, इस ट्रायंगल के इस पॉइंट पर एक प्लेन सरफेस से इसको काट देते हैं। तो जो सरफेस निकल करके बाहर आएगा वो भी ट्रायंगल का शेप का ही होगा। अगर हम सामने से देखेंगे तो ट्रायंगल शेप का दिखाई देगा। उसको कहा जाता है प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन विच इज सीन एज ट्रायंगल, जो किसकी तरह दिखाई देता है? एक ट्रायंगल की तरह दिखाई देता है। तो हम लाइट का जो रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं वो ट्रायंगल के प्रिंसिपल सेक्शन को, प्रिज्म के प्रिंसिपल सेक्शन को लेकर के ही पढ़ने वाले हैं। अब बोलो, बेटा अगर प्रिज्म है, प्रिज्म को अगर हम काट दें, एक प्लेन से उसको काट दो और सामने से देखो तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसी को प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं, इसे कहते हैं प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन। अगर आप प्रिज्म को ऐसे खड़ा मत देखो, ऐसे खड़ा करके मत देखो, ट्रायंगल अपने हाथ में ना हो, आप प्रिज्म को टेढ़ा करके देखो। मान लीजिए ये प्रिज्म है, तो आपको इसको ऐसे नहीं देखना है, आपको ऐसे देखना है, इस साइड से देखिए, इस साइड से। तो प्रिज्म आपको इस साइड से कैसा दिखेगा? ट्रायंगल दिखेगा ना। हाँ, तो हम बस वही उसी को कंसीडर कर रहे हैं और इसी क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म कहते हैं। इट इज नोन एज प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म की डेफिनेशन पे अगर जाओगे तो प्रिज्म क्या है? ये मान लीजिए प्रिंसिपल सेक्शन है A, B एंड C, A B C, ठीक है। ये एक प्रिंसिपल सेक्शन है किसी प्रिज्म का। तो प्रिज्म की डेफिनेशन क्या होगी? अ प्रिज्म इज अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम मेड अप ऑफ ग्लास बाउंडेड बाय टू प्लेन सर्फेसेस इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल। ये देखो, एक सरफेस ये है, एक प्लेन सरफेस ये है, एक प्लेन सरफेस ये है, इससे घिरा हुआ है, बाउंडेड बाय टू सर्फेसेस, बाउंडेड बाय टू प्लेन सर्फेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल। ये एक एंगल पर इंक्लाइंड है, ये देखिए एक एंगल पर इंक्लाइंड है। इस एंगल को कहते हैं प्रिज्म एंगल। दिस एंगल इज नोन एज प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म भी। कई बुक्स में एंगल ऑफ प्रिज्म भी लिखा होगा और कई बुक्स में इसको प्रिज्म एंगल कहा जाता है, ठीक है। दोनों सही है, एंगल ऑफ प्रिज्म कहो या प्रिज्म एंगल कहो, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका प्रिंसिपल सेक्शन किसी प्रिज्म का, प्रिंसिपल सेक्शन का ये एक एंगल है। व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन? द प्रिज्म इज अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम मेड अप ऑफ ग्लास बाउंडेड बाय टू प्लेन सर्फेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल। दो प्लेन सर्फेसेस से घिरा होगा, एक प्लेन सर्फेस ये है, दूसरा प्लेन सर्फेस ये है,
और दोनों सरफेस क्या होंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे। बोथ सरफेसेस आर रिफ्रैक्टिंग। कैसा सरफेस होगा, रिफ्रैक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग नहीं, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करने वाला, लाइट को क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। देन बोथ सरफेसेस आर नोन एज, both surfaces are refracting surfaces and the substance and the block is known as prism। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। ये प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन कहलाता है। तो हमें जो भी रे डायग्राम समझना है, प्रिज्म का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो भी समझना है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पर समझना है। हमें प्रिंसिपल सेक्शन को ध्यान में रख करके ही पूरे प्रिज्म को पढ़ना पड़ेगा। अब प्रिज्म से लाइट का रिफ्लेक्शन होता कैसे है, यह आपको देखना है। लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, देखिएगा। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक बड़ा सा थोड़ा सा बना लेते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन हमने बना लिया। ये देखिए, ये हो गया हमारे प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन। दिख रहा है सभी को, दिख रहा है सभी को। इसका नाम क्या दे देते हैं, ए बी सी इसका नाम दे देते हैं। प्रिज्म एंगल कितना होगा, एंगल ए होगा। तो ए, बी और सी। मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट है, वो इंफिनिटी से आकर के इस प्रिज्म से टकराती है। इंफिनिटी से आकर के ये लाइट कहां टकराई, इस प्रिज्म पर टकराती है। प्रिज्म के किस पॉइंट पर टकराती है, मान लेते हैं प्रिज्म के पॉइंट पी पर टकराती है। किस सरफेस पर टकराई है, सरफेस ए बी के पॉइंट पी पर। लेट क्या बोले इसको, इसको कह देते हैं पी क्यू। Let PQ is a ray of light incident at Q, incident at point Q on the surface AB। किसी सरफेस AB के पॉइंट Q पर क्या होती है, एक लाइन PQ, एक रे इंसिडेंट होती है। अगर देखिए बेसिक रूल्स हमने पढ़े हैं, रिफ्रैक्शन के बेसिक रूल्स हमने पढ़े हैं। उस रूल में यह बताया गया कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अगर हम इसके नॉर्मल की बात करें तो इस पॉइंट पर नॉर्मल हम ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मल का मतलब इस ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन होगी। तो हमने क्या किया, इस ए बी लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये देखिए एक डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की है विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी। दिख रही है डॉटेड लाइन सभी को। अब इस लाइट को करना क्या चाहिए था, इस लाइट को तो सीधे चले जाना चाहिए था, यहां ऐसे जाना चाहिए था, सीधे ऐसे जाना चाहिए था ना। लेकिन हुआ क्या, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होने के कारण से, क्योंकि ये मीडियम रेयर मीडियम था और ये हमारा ग्लास होता है, ये जो डेंसर मीडियम है, तो लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर जाएगी तो क्या होगी भाई, किसकी तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो यानी नॉर्मल नीचे है ना इसका, देखो ये लाइट ऊपर जानी चाहिए थी लेकिन नॉर्मल कहां है, नीचे है। तो लाइट क्या होगी, नीचे की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगी, ऐसे बेंड होकर के ऐसे जाएगी और ये जा करके सीधे कहां स्ट्राइक करेगी, ये स्ट्राइक करेगी प्रिज्म के दूसरे सरफेस AC पर, AC के पॉइंट R पर जाकर के इंसिडेंट करेगी। किस पॉइंट पर, पॉइंट R पर जाकर के उसने इंसिडेंट किया, पॉइंट R पर जाकर के इंसिडेंट कर दिया। अब देखिए इस पॉइंट पर अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये वाली लाइट जो QR एक लाइट रे है, ये लाइट रे क्या होगी, किस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, R पॉइंट पर। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या R पॉइंट पर फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है? जी बिल्कुल सर, क्योंकि लाइट जहां पर इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पर हम आसानी से नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, सरफेस के नॉर्मल। तो हमने क्या किया, इस सरफेस AC के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर ली, AC के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये देखिए एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने विच इज नोन एज नॉर्मल, उसे क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। ये नॉर्मल हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर ली है। अब देखो क्या होगा, ये लाइट को कहां जाना चाहिए था, इस लाइट को सीधे जाना चाहिए था, इस लाइट को कहां जाना चाहिए था, सीधे, इस लाइट को सीधे जाना चाहिए था, बट ये सीधे नहीं जाती भाई, क्योंकि हमने पढ़ा व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर जाएंगे तो लाइट क्या होगी, नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ऐसे लाइन जाना चाहिए था, सीधे एकदम जाना चाहिए था, पर सीधे तो जाएगी नहीं क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर का मतलब नॉर्मल से भागती हुई कुछ ऐसे निकल जाएगी आगे, कुछ ऐसे होगा। समझ में आया कुछ? यानी इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन 2 बार हो रहा है। लाइट का रिफ्लेक्शन कितनी बार हो रहा है, 2 बार। एक बार कौन कर रहा है, सरफेस AB, और दूसरी बार कौन कर रहा है, सरफेस AC। तो लाइट का रिफ्लेक्शन 2 बार हुआ। समझ में आया?
इस रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ये वाली रे क्या कहलाएगी? और ये वाली? गुड, इसको कहते हैं इमर्जेंट रे, क्योंकि ये रे बाहर निकल रही है, इसको कहते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, ये PQRS डायग्राम है। अगर आप देखो तो ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज I। ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल। और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। और साथ ही साथ यहां पर जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल परपेंडिकुलर ये है, सॉरी, ये वाला जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ इमर्जेंट, स्मॉल ई से दिखाते हैं। अब ध्यान, हाँ मैं बता रहा हूं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तसल्ली रख लो। इतना समझ में आया? अब चलिए एंगल ऑफ डेविएशन, जैसे वर्णिका ने कह दिया है तो एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बता देते हैं। देखिए ये वाली लाइट जो हमारी इंसिडेंट रे थी, ये थी ना इंसिडेंट रे, हमने इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा दिया। और ये वाली थी हमारी इमर्जेंट रे, हमने क्या किया? इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ा दिया, पीछे की तरफ एक्सपेंड कर दिया। इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ और इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ाने पर हमने देखा कि ये इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब बताइए, अगर ये प्रिज्म ना होता, अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये वाली लाइट कहां जाती? ऐसे तो जाती, ऐसे चली जाती कि नहीं जाती? बताओ। लेकिन इस प्रिज्म के कारण से लाइट कितनी बेंड हो गई? अब देखो लाइट यहां जा रही है, यहां जा रही है, लाइट कितनी बेंड हो गई? देखो कितना एंगल बेंड हुआ। पहले लाइट यहां जा रही थी, अब लाइट इतने एंगल बेंड हो गई है। देखो इतनी एंगल बेंड हुई है, इतना एंगल हो गया ना, ये वाला एंगल, इतने एंगल ही तो बेंड हुई भाई। ऐसे जा रही थी, अब ऐसे जा रही है ना? देखो पहले ऐसे जा रही थी ना, ऐसे, ये वाली लाइन पर, अब कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। तो इतना एंगल देखो, इतना एंगल घूम गया, इतना एंगल क्या हो गया? ये घूम गया। इसी को कहते हैं डेविएशन। तो इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्यों डेविएशन कहते हैं, समझ में आया? क्योंकि इतने एंगल ये बेंड हो गई, इतने एंगल ये चेंज हो गया, इसका जो पाथ है, इतना रास्ता है, वो उसने इतना एंगल रास्ता उसका चेंज हो गया। इसको लिखते किससे हैं? डेल से लिखते हैं, डेल्टा से लिखते हैं। डेल्टा कैसे लिखते हैं बेटा? ऐसे एस बना दो और उसके बाद इसको जोड़ दो, इसको ऐसे बनाया जाता है। समझ में आ गया? बनाना सीख जाओगे। डेल्टा एस बनाना है, एस बनाओ और उसके बाद इसको ला करके ऐसे जोड़ दो, देखो डेल्टा बन गया। बहुत आसान है बनाना। इसको पढ़ते हैं क्या है? डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। प्रिज्म के बारे में समझ में आया? क्या होता है प्रिज्म? प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है? अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उसको समझा ले जाओगे? समझा लोगे कि नहीं समझा लोगे? चलो बढ़िया। तो भैया लाइट का रिफ्रैक्शन हमने ये देखा, ये है प्रिज्म, ये है प्रिज्म का बेस। ये क्या है? प्रिज्म का बेस है। तो अगर ये लाइट इंसिडेंट की बेंड होने के बाद रिफ्रैक्शन, यानी जो इमर्जेंट रे आ रही है, वो इमर्जेंट रे फाइनली किसकी तरफ बेंड कर रही है? देखो बेस की तरफ बेंड कर रही है। जो इमर्जेंट रे है वो फाइनली बेस की तरफ बेंड कर रही है। किसकी तरफ बेंड कर रही है? बेस की तरफ, बेस की तरफ बेंड कर रही है। एक चीज आपको माइंड में रखना है कि प्रिज्म से जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट हमेशा किसकी तरफ बेंड करेगी? बेस की तरफ। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल कहते हैं इसको। इसके सामने वाली जो साइड होगी वो बेस होगी। प्रिज्म एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? बेस होती है। आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर रिफ्रैक्टेड रे और बेस, रिफ्रैक्टेड रे और बेस पैरेलल है, अगर रिफ्रैक्टेड रे और बेस पैरेलल है तो एंगल आई एंगल ई के हमेशा इक्वल होगा। एंगल आई एंगल ई के हमेशा इक्वल होगा। कब? जब रिफ्रैक्टेड रे और बेस बराबर होंगे, सॉरी पैरेलल होंगे।
जब रिफ्लेक्टेड रे और बेस पैरेलल होंगे देन एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा। पहली चीज। दूसरी चीज आपको यह माइंड में रखना है कि जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा थ्रू अ प्रिज्म तो लाइट हमेशा किसकी तरफ बेंड करेगी? फाइनली बेस की तरफ बेंड करेगी। अब इसी टॉपिक को आधार मान करके हम आपको सिखाएंगे कि लाइट जो लेंसेज होते हैं हम उसको कॉनकेव लेंस को कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स, उल्टा बोल रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग क्यों कहा जाता है। अब आप समझने के लायक हो जाओगे क्योंकि आपने प्रिज्म पढ़ लिया और ये आपने जान लिया कि प्रिज्म से लाइट जब बाहर निकलती है तो सिर्फ और सिर्फ बेस की तरफ बेंड होती है। ठीक है, रफ करें इसको, समझाएं आपको कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों कहा जाता है लेंसेस को। चलिए देखते हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों कहा जाता है। तो बताइए, अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हो, हमारे पास कौन सा लेंस हो? कॉन्वेक्स लेंस। हमने क्या बना लिया? देखिए एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर हम ये सोच लें कि ये जो लेंस है ये छोटे छोटे प्रिज्म से मिल करके बना है, अगर हम ऐसा मान लें कि ये जो लेंस दिख रहा है हमको कॉन्वेक्स लेंस जो दिख रहा है ये छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर के बना है, बहुत सारे छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर के बना है। कैसे? देखिएगा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये छोटे छोटे प्रिज्म से ही मिलकर के बना है। देखो दिखा कुछ? क्या ये छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर के नहीं बना? ये ऊपर वाला प्रिज्म दिख रहा है, ये भी प्रिज्म है, सबसे ऊपर वाला प्रिज्म है। इसका बेस कहां है? बेस किसकी तरफ है? प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। इस नीचे वाले प्रिज्म की बात करें, इसका बेस किसकी तरफ है? इसका बेस सारे प्रिज्म का बेस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ही है, यानी बेस जो है वो सारे प्रिज्म का बेस प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ है। तो अब पता चलता है कि जब कोई लाइट इससे टकराएगी, कोई भी रे इस प्रिज्म से टकराएगी, इस छोटे वाले प्रिज्म से, ये वाली लाइट इस प्रिज्म से, इस प्रिज्म से, इस प्रिज्म से, इस प्रिज्म, ये प्रिज्म, जितने भी प्रिज्म होंगे सभी प्रिज्म से अगर लाइट टकराएगी तो टकराने के बाद जब बाहर निकलेगी लाइट, जब इस प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो किसके तरफ बेंड करेगी? बेस की तरफ। और बेस किसकी तरफ है? प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। यानी सारी की सारी रेस प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ जाएंगी। यहां से रे बाहर निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ जाएगी, यहां से बाहर निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, यहां से बाहर निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, यहां से बाहर प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से बाहर प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से बाहर प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां से जो रे निकलेगी वो भी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ जाएगी। तो सारी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा? लाइट का कन्वर्जन हो जाएगा, सब एक जगह पर आकर के मिल जाएंगे। इसीलिए इस लेंस को कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस। समझ में आया? अब चलिए डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है वो भी देख लीजिए। डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है? बहुत आसान है ये भी समझना। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो डाइवर्जिंग लेंस भी समझ में आ जाएगा। अगर आप प्रिज्म देखिए, लेंस देखिए, ये वाला लेंस कॉनकेव लेंस, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर आप इसको छोटे छोटे प्रिज्मों के रूप में डिवाइड कर दीजिए, देखिए छोटे छोटे प्रिज्म देख रहे हैं आपको, ये जो छोटे छोटे प्रिज्म है इसका बेस किसकी तरफ है? क्या प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ है? नहीं है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रहा है बेस। इस प्रिज्म का बेस नीचे है, इस प्रिज्म का बेस ऊपर है, इस वाले प्रिज्म का बेस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, इसका बेस भी प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रहा है, इसका बेस भी प्रिंसिपल एक्सिस से दूर, इसका बेस देखो ये वाला बेस नहीं है, ये वाला बेस है जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है। इस प्रिज्म की बात करो, इसका प्रिंसिपल एक्सिस प्रिज्म क्या है? बेस जो है प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है।
तो अगर कोई लाइट यहां पर टकराएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा, बेस की तरफ मुड़ जाएगा। बेस की तरफ मुड़ने का मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागेगा। यहां पर भी आएगी लाइट, बेस की तरफ मुड़ेगी लाइट, ये बेस की तरफ मुड़ गई, ये वाली लाइट आई बेस की तरफ मुड़ गई, ये वाली लाइट आई बेस की तरफ मुड़ गई। क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर मिलने की कोशिश कर रहे हैं या डाइवर्ज हो रहे हैं, भाग रहे हैं? इसीलिए इसको डाइवर्जेंट लेंस कहते हैं, इसीलिए कारण यही है। हाँ, मिरर में भी ऐसे ही चलता है। ठीक है ना, समझ में आया कुछ? डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं ये समझ में आ गया। प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये समझ में आ गया। तो आज का टॉपिक हमारा प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये हमने पढ़ लिया। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस को और कॉन्केव लेंस को, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये कल हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्जन कैसे होता है। कल तो नहीं, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मंडे को मिलेंगे हम लोग।